की अब 92 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब क्लियर होते जा रहा है किसको मैंडेट मिलेगा, लेकिन अभी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है एनडीए और इंडिया अलायंस। नहीं, अभी क्लियर नहीं है किसको मैंडेट। शुरुआती रुझान है हालांकि, शुरुआती है। अब देखिए ना 51-40 हो गया, 11 सीट का अंतर है डाक। बिल्कुल, लेकिन शुरुआती रुझानों में भी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर देखने को। देखो आपका एआईएमआईएम को एक सीट आ गई है, एक सीट रुझान में है जी। तो एनडीए अभी 51 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 40 सीटों पर और अन्य में कुल 5 सीट हैं, जिसमें 4 सीटों पर जन स्वराज पार्टी है और 1 सीट पर एआईएमआईएम आगे चल रही है। इसके अलावा छपरा सीट से हम देख लिए खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं, जैसा कि हमने बताया, और एआईएमआईएम की 1 सीट जो है वो अमौर सीट से अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है एआईएमआईएम के, पिछली बार एआईएमआईएम से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 50,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते थे। इस बार आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं। 2015 में महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़कर जीता था। 2020 में हसनपुर से वो विधायक बने थे। इस बार फिर से महुआ से ताल ठोक रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। आरजेडी ने मुकेश रोशन को वहां पर उतारा है। 2020 में मुकेश रोशन वहां जीते थे। तो कहीं ना कहीं और तेजस्वी यादव गए भी थे प्रचार करने के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि देखिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया, तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, पर्सनल रीजंस की वजह से निकाला गया, जो भी उनकी घरेलू बातें हुई। उसके बाद उन्होंने पहले कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं पार्टी बनाऊंगा और पार्टी बना के उन्होंने अपनी विधानसभा को भी बदला। उनको लगता है कि महुआ में उन्होंने कुछ एजुकेशन में काम किया था जब वो मंत्री थे, तो वो शायद कोई मुझे लगता है मेडिकल कॉलेज शायद बनाया था, तो फिर उन्होंने वादा किया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा, या पता नहीं इंजीनियरिंग बनाया था तो मेडिकल का वादा किया, ऐसा कुछ उन्होंने किया। तो तेज प्रताप को उम्मीद थी कि इस सीट से मैं जीत जाऊंगा। और अभी भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आरजेडी का सिटिंग एमएलए वहां पे है, वो कैंडिडेट भी है अभी, और उसके बाद तेजस्वी यादव भी गए। तो ये देखना होगा कि जिस सीट पर तेज प्रताप को सबसे ज्यादा भरोसा था, वहां तो कम से कम उनकी जो विरासत का दावा है उसको मान्यता मिले। जो लालू यादव की पॉलिटिक्स की विरासत का दावा है, तो अपने सबसे मजबूत गढ़ जो उनको लगा बिहार की पूरी 243 सीटों में से कि ये सीट ऐसी है जहां से मैं जीत सकता हूं, अगर वहां से भी वो हारेंगे तो फिर उनके लिए आगे मुश्किल होगा। ये शुरुआती रुझान है महुआ से, अभी शुरुआती रुझान मजबूत मानी जा रही थी, लेकिन चूंकि आरजेडी से वो मुकेश रोशन जो है वो भी मजबूत उम्मीदवार है, वहां पर मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव को कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। और चुनावी विश्लेषक जो है चुनाव से काउंटिंग से पहले ये कहीं ना कहीं दावा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव की सीट फंस सकती है, तेज प्रताप विजयी हो सकते हैं, लेकिन यहां मामला थोड़ा उल्टा नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव इस वक्त मुश्किल में है। शुरुआती रुझान है, हालांकि आगे जो भी होगा हम डिटेल में आपको बताएंगे। तेज प्रताप यादव की सीट को लेकर करगहर से जो प्रशांत किशोर की गृह विधानसभा सीट आती है, करगहर यहीं के कोनार गांव के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर, वहां से रितेश पांडे, भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे को टिकट दिया गया था। रितेश पांडे आगे चल रहे हैं, इस वक्त पहली बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं रितेश पांडे। करगहर प्रशांत किशोर का गृह विधानसभा, हालांकि प्रशांत किशोर ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश पांडे करगहर से आगे चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछली बार कांग्रेस के संतोष मिश्रा यहां से जीते थे। इस बार सहयोगी सीपीआई ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारकर फ्रेंडली फाइट यहां कर दिया है। कांग्रेस और सीपीआई दोनों यहाँ ये इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा, ये इंडिया गठबंधन की टैली आप देखेंगे ना रोहन, तो वहां से काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स यहां पर आगे चल रहे हैं। आप देखिए टैली जब हमारी आएगी कि आप देखिए ये टैली आई, 28 सीटों पर आरजेडी आगे है और 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। तो कोई ज्यादा गैप नहीं है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सीटें कम दी गई क्योंकि पिछले चुनाव में 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी और वो 19 से 20 शायद जीती थी। तो ये कहा, तो ये कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्राइक रेट काफी खराब थी। अगर जैसी स्ट्राइक रेट आरजेडी की थी या लेफ्ट पार्टीज की थी, अगर वैसी कांग्रेस की रही होती तो शायद सरकार बन जाती पिछली बार। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक कैंडिडेट भी यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये आंकड़े थोड़े से बदल रहे हैं, डाक पत्रों की गिनती हो रही है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। अभी 1 घंटे तक और ऐसे ही हमको इंतजार करना होगा और 1 घंटे बाद हम देखते हैं जो रुझान आएंगे 10 बजे के आसपास, जो रुझान आएंगे 9:30-10 बजे के बाद, वो रुझान फिर मेंटेन होते हैं। देखिए अब शुरुआती रुझान, अभी हम चर्चा कर रहे थे महुआ सीट की, महुआ सीट से तेज प्रताप आगे हो गए हैं। अभी पीछे चल रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव अब महुआ सीट से आगे हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर अब 120 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन 69 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 45, तो वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें जाती दिख रही हैं, जिसमें जन स्वराज पार्टी की 4 सीट, एआईएमआईएम 1 सीट पर आगे है और जनशक्ति जनता दल यानी तेज प्रताप यादव की जो पार्टी है, तेज प्रताप यादव खुद महुआ सीट से अब आगे हो गए हैं। अभी जस्ट पीछे चल रहे थे, लेकिन ये जो बैलेट की गिनती है, पोस्टल बैलेट की,
ये फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा कर रही है और तेज प्रताप यादव कभी आगे हो जा रहे हैं, कभी वो थोड़ा डिटेल में, अभी 10 बजे तक तस्वीर साफ हो पाएगी। हाँ, 10 बजे तक जो रहेगा ना, जो रुझान 10 बजे के आसपास होंगे वही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, वही कैरी ऑन करते हैं, ऐसा आम तक माना गया। जी, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे हो गए और सबसे महत्वपूर्ण सीट, जो सबसे सेंसिटिव सीट है, अनंत सिंह की सीट मोकामा। हाँ, क्या है मोकामा का हाल? अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। हाँ, अनंत सिंह का तो रोहन कल विजुअल आए थे, हमने देखे थे कि वहां से हजारों की संख्या में गुलाब जामुन बनने की तैयारी आई थी, विजुअल आए थे जी। कई क्विंटल जो है गुलाब जामुन अनंत सिंह की सीट पर, अनंत सिंह के यहाँ पर बन रहे थे, तो उनको अपनी जीत का भरोसा है। बाहुबली है वहां पर, एक बड़ी घटना भी वहां पर हुई, जेल भी चले गए, लेकिन अनंत सिंह की मोकामा सीट उनकी एक मजबूत सीट, उनका मजबूत गढ़ है। हालांकि इस बार उनको टक्कर भी एक और बाहुबली नेता की तरफ से मिली, सूरजभान की पत्नी की ओर से, वीणा देवी की तरफ से। लेकिन अनंत सिंह काफी कॉन्फिडेंट थे, जिस तरीके का जो विजुअल कल हमने देखे गुलाब जामुन बनने के, उससे देखकर लग रहा था कि काफी ज्यादा भरोसा है अनंत सिंह के। विजुअल देखिए, तैयारियां तो तमाम तरह की हो ही रही हैं। 2 लाख रसगुल्ले कहीं ना कहीं बनाए जा रहे थे और हमने देखा भी कि उनके बेटे लंदन से जायजा ले रहे थे तमाम तैयारियों का। तो अनंत सिंह वहां त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था। जन सुराज पार्टी की तरफ से पीयूष प्रियदर्शी मैदान में थे और जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव, उन्हीं की हत्या हुई थी, जिसके बाद माहौल काफी टेंस हो गया था। लेकिन अनंत सिंह बढ़त बनाने में कामयाब रहे और इस वक्त मोकामा सीट से आगे चल रहे हैं। मनेर सीट की भी बात कर ले, मनेर सीट से आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। भाई वीरेंद्र काफी चर्चा में रहे थे, बहुत ज्यादा सचिव के साथ बातचीत के बाद, उसके बाद इलेक्शन के दौरान भी काफी चर्चा में रहे थे भाई वीरेंद्र। और भाई वीरेंद्र जैसा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो बिहार की पॉलिटिक्स को जानते हैं लोग, वो भाई वीरेंद्र से परिचित होंगे। लेकिन वो जो वीडियो उनका आया था, उससे तो पूरा देश और पूरी हिंदी भाषी पट्टी के लोग भाई वीरेंद्र से परिचित हो गए थे। भाई वीरेंद्र की छवि एक काफी मजबूत और दबंग नेता की है। आरजेडी में उनकी पकड़ भी काफी अच्छी है। आरजेडी में जो लोग, जिनकी बातें सुनी जाती हैं, जिनकी बातें मानी जाती हैं, या जो लोग डिसीजन लेने के समय जिनसे जो अपनी बात रख सकते हैं पार्टी के फोरम पर, उनमें से भाई वीरेंद्र की गिनती होती है। और वो अब उनकी सीट का क्या हिसाब किताब है, क्या वो सीन चल रहा है, वो अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिलहाल तो आगे चल रहा है जी। तो बाहुबलियों की बात करें, बाहुबलियों की सीट की बात कर रहे हैं, तो दानापुर सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां आरजेडी की तरफ से रीतलाल यादव, जो इस वक्त जेल में है, वो मैदान में थे। और बीजेपी की तरफ से रामकृपाल यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और सांसद भी रह चुके हैं पाटलिपुत्र से, वो इस वक्त मैदान में थे इस बार। और रामकृपाल यादव इस वक्त आगे चल रहे हैं। रामकृपाल यादव का तो वो जो विधानसभा क्षेत्र है ना, वहां पर रामकृपाल यादव की पकड़ बहुत ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ होती है। लेकिन इस बार रीतलाल यादव को कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया है। विधायक थे वहां से, 2020 में जीते थे, लेकिन इस बार रीतलाल यादव पिछड़ते नजर आ रहे हैं। चनपटिया की बात कर ले, पूर्वी चंपारण की चनपटिया सीट, जहां जन सुराज के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया था, मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़कर वापस जनसुराज में वो गए, प्रशांत किशोर का हाथ थामा उन्होंने, और चनपटिया से वो आगे चल रहे हैं इस वक्त। तो ये बड़ी बात है कहीं ना कहीं, मनीष कश्यप चनपटिया सीट से आगे चल रहे हैं। और 132 सीटों पर मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट जो अपडेट सामने आया है, 132 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए 73 सीटों पर आगे है, इंडिया अलायंस 53 सीटों पर। 20 सीटों का आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्लोज फाइट थी, 10 से 11 सीटों की का अंतर था कहीं ना कहीं, लेकिन अब 73 और 53 हो चुका है, 20 सीटों का अंतर नजर आ रहा है। 73 और 53 का हो चुका है रोहन। और अगर आप इसी आंकड़े को माने कि बस 20 सीटों का ही डिफरेंस रहा, मान के चलो, फर्ज करते हैं कि अगर 20 सीटों का ही डिफरेंस रहा या 15 सीटों का डिफरेंस रहा दोनों गठबंधनों के बीच, तो फिर मामला थोड़ा सा फंस भी सकता है, क्योंकि ये अलायंस वाली पॉलिटिक्स है। यहाँ पर कोई एक पार्टी नहीं है जो कि जीत रही है, यहाँ अलायंस वाली पॉलिटिक्स है। इस अलायंस में भी लोग हैं, एलजेपी है, हम है, उधर मुकेश सैनी है, तो अलायंस वाला खेल है यहाँ पर। और छोटी पार्टी है जैसे कांग्रेस भी है, मान लो 15 से 20 सीट अगर कांग्रेस जीती तो उसके विधायक भी तोड़े जा सकते हैं। तोड़ना तो ऐसी कोई बात है नहीं। अब कोई राजनीति में ये तोड़ना पहले कभी गलत हुआ कर सकता था, नैतिकता की बात, अब तो ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे तो शान के साथ तोड़ा जाता है विधायकों को, अपनी कला दिखाई जाती है कि हमने तोड़ दिया। तो वो अगर ऐसा इतना अंतर रहा 15, 20, 10 का, हालांकि अंतर पहली बार भी इतना ही था, लेकिन इस बार जो गठबंधन बने हैं ना, वो बड़े एक दूसरे की ईगो के साथ बने हैं। आप देखिए कि चिराग पासवान ने पिछली बार जेडीयू को बहुत ज्यादा डैमेज किया। जेडीयू बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी कि चिराग पासवान रहे, उनकी पार्टी यहाँ पर रहे, लेकिन उनको अकोमोडेट किया गया, उनको 29 सीटें दी गई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 29 सीटों में 26 सीटें तो ऐसी थी जहां पर कि एनडीए की पार्टी कभी जीती नहीं है, 3 ही सीट केवल ऐसी थी जहां उनके लिए चांसेस ब्राइट थे। लेकिन अब उनमें से कितना वो जीत के लाते हैं, चिराग पासवान के लिए भी ये चुनाव बड़ा अहम है। सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई, उसमें से 26 सीटों का आपने जिक्र किया, जहां एनडीए पिछली बार चुनाव जीती ही नहीं है।
इसके अलावा मैं देख रहा था आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उन्हें 6 सीटें दी गई। 6 सीटों पर, उन सभी 6 सीटों पर पिछली बार आरजेडी और इंडिया गठबंधन ने कुल मिलाकर 25 से 30 हजार के मार्जिन से वहां जीती थी। इस बार सासाराम से, जहां उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही है, सिर्फ वहां मजबूत दावेदारी नजर आ रही है, क्योंकि सासाराम में बीजेपी की कोशिश यह है कि एनडीए का वहां पर कहीं ना कहीं पताका, विजयी पताका लहराए, और इसी वजह से कुशवाहा वोटर वहां काफी अहम माने जाते हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा, जो उस समाज से खुद आते हैं और दिग्गज नेता हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता वहां से चुनाव लड़ रही हैं और इस वक्त आगे भी चल रही थी, मैंने ये देखा भी। तो जाहिर तौर पर अब 141 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 79 सीटों पर एनडीए आगे है, 55 सीटों पर इंडिया अलायंस। लेकिन इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस वक्त 13 सीटों पर आगे नजर आ रही है, वहीं आरजेडी 41 सीटों पर आगे। लेफ्ट पार्टीज बस एक सीट पर, जबकि पिछली बार लेफ्ट पार्टीज का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा था और स्ट्राइक रेट उनका काफी ज्यादा अच्छा था। जब सीट बंटवारे की बात हुई थी इंडिया अलायंस में जी, तो फिर वहां पर लेफ्ट पार्टीज का दावा था कि हमको स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटें दी जाए, और सब हमलावर थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि 70 सीटें ने दी गई, ये केवल 19 सीटें जीत कर आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप स्ट्राइक रेट्स को काउंट करो, जहां पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन में अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अंततोगत्वा जब चुनाव सीट बंटवारा तो हुआ ही नहीं, अनाउंसमेंट तो सीट बंटवारे का महागठबंधन में हो ही नहीं पाया। सबने अपने अपने कैंडिडेट उतारे। एंड में लालू यादव ने गांधी फैमिली से बात करी, टॉप लीडरशिप से कांग्रेस की, और कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट्स थे उनको विड्रॉ कर लिया, जहां फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही थी। फिर भी कुछ सीटें ऐसी रही हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहीं पर लेफ्ट पार्टीज ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं। ऐसी स्थिति है बिहार में। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब हम लोग आकलन करेंगे कि कहाँ किस फ्रेंडली फाइट में भी महागठबंधन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंडली फाइट एनडीए में नहीं है बिल्कुल भी। वहां क्लियर है कि जिसको जो सीट दी गई है वो उस सीट पर लड़ रहा है। आपने एनडीए ने जितनी चतुराई के साथ सीट शेयरिंग की है रोहन, वहां क्या हुआ है कि आपने ईगो सेटिस्फाई किया कि ठीक है चिराग पासवान को 29 सीटें दे रहे, लेकिन कौन सी 29 सीटें देंगे ये हम डिसाइड करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को सीटें दी हैं 6, लेकिन कौन सी दी हैं उनको कोई फायदा, 1 या 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो मजबूत है, बाकी सीटें ऐसी हैं जहां पर उनकी पार्टी कमजोर रहेगी। लेकिन आपको तो महागठबंधन में भी सुमित हम ये नकार नहीं सकते, महागठबंधन में भी, इंडिया अलायंस में भी आरजेडी जो सबसे बेस्ट सीटें हैं वो अपने पास रखना चाहेगी। हाँ रखिए, लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी को सीमांचल में बहुत सीटें, अच्छी खासी सीटें मिली हुई हैं, और ये इस बात का द्योतक है, इस बात को ये बात बताती है कि जो मुस्लिम वोटर है, जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग के दौरान तेजस्वी यादव या आरजेडी पर दबाव बना रही थी कि मुस्लिम वोटर्स को आप सिर्फ ये मान के मत चलो कि वो आपकी वजह आपके साथ है, वो आपके साथ इसलिए है क्योंकि हम भी आपके साथ हैं। ये पॉइंट हमें पता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया था। तो आप अगर सोचे कि हम अलग लड़ेंगे और आप अलग लड़ेंगे, आप हमें कम सीटें देंगे, तो फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था आरजेडी की तरफ से जब सीट शेयरिंग की बातें हो रही थी कि आप टेबल पर क्या ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा, आप क्या एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, आप कौन सा वोट बैंक एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हो हमारे लिए, गठबंधन के लिए, जिसके लिए आपको ज्यादा सीटें दी जाए। उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया गया कि भाई जो मुस्लिम वोटर्स यहाँ पर है 17%, 18%, आप उसको कंप्लीटली अपना जेबी वोट मत मानिए, अपनी पॉकेट में मत मानिए, आपके साथ तब है क्योंकि जब हम आपके साथ हैं। अगर हम लड़ेंगे, क्योंकि ओवैसी इज ऑलरेडी देयर उस पर डेंट लगाने के लिए, प्रशांत किशोर भी डेंट लगाने के लिए सीमांचल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस भी अलग हो जाती है आरजेडी से, तो पक्के तौर पर जो वोट मुस्लिम मिलता है उनको एक मुश्त, वो नहीं मिलता। ये कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को समझाया, इसीलिए कांग्रेस को जो सीटें मिली उनमें एक बड़ा चंक सीमांचल की सीटों का भी, बिल्कुल, और इनके साथ कांग्रेस के साथ वहां पूर्णिया में पप्पू यादव भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और हमने चर्चा भी की थी कि पप्पू यादव क्या सीमांचल में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो पाएंगे या नहीं। पूर्णिया से वो लोकसभा सांसद भी हैं और कई बार सांसद वो रह चुके हैं, 6 बार से ज्यादा वो सांसद रह चुके हैं, तो पप्पू यादव फैक्टर तो वहां पर अहम है ही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल में जो ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन के संवाददाता गए थे वहां पर भी हमने देखा कि इस बार भारी संख्या में जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन सीटों पर पिछले बार एआईएमआईएम जीती थी, उन सभी सीटों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हम रुझानों में भी देख सकते हैं कि जिन सीटों पर एआईएमआईएम पिछली बार जीती थी, जैसे बहादुरगंज हो गया, इसके अलावा किशनगंज की कई सीटों पर आप देख लें, अमौर सीट पर तो हालांकि उनके अख्तरुल इमाम बिहार प्रदेश अध्यक्ष वो आगे चल रहे हैं, 2 सीटें हो गई एआईएमआईएम की 2 सीटें हो गई। लेकिन कांग्रेस को लेकर जैसा आपने बोला, सीमांचल की सीटों पर कांग्रेस इस बार गेम बदल सकती है। क्या लगता है वोटर अधिकार यात्रा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वो कांग्रेस, आप उसका डिजाइन देखिए, वोटर अधिकार यात्रा का जो डिजाइन था, वो जिसमें जिन स्टेट्स में, सीमांचल के कई जिलों को, जिन जिलों को उसको टच किया था, करना था, वो सीमांचल के जिलों में। कांग्रेस पार्टी भी जान रही है कि भाई हमारी स्ट्रेंथ बिहार में क्या है। कांग्रेस पार्टी सेकुलर
सेकुलरिज्म की बात करती है, मुस्लिम हक की भी बात करती है, और वो जानती है कांग्रेस कि इसकी कीमत भी वो बाकी देश के बाकी चुनावों में चुकाते भी हैं। उनके ऊपर आरोप भी लगता है, मुस्लिम समर्थक होने का आरोप भी लगता है बीजेपी की तरफ से। तो जब आप किसी चीज की कीमत भी चुका रहे हैं तो कम से कम उसका जहां गेन होना है उसका गेन तो करे। जहां पर वोट ज्यादा है वहां आप दावेदारी तो अपनी ठोकें। दावेदारी ठोकी, लेकिन फिर भी कांग्रेस चलो कम सीटें मिल पाई, 70 नहीं मिली तो 70 इसलिए भी नहीं मिली कि बाकी पार्टनर भी तो हैं, वीआईपी भी उसमें जुड़ा है और बाकी आरजेडी ने भी ज्यादा सीटें लड़ने का मन बनाया, ये बात ठीक है। लेकिन